हेलो व्यूअर्स। यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम और कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक देखेंगे जो हालिया मुद्दों में रहे हैं। तो पहला है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अभी मुद्दों में रहा था, तो इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा। फिर देखेंगे E0 FIR क्या है, उसके बाद वीरस्वामी निर्णय। ये तीनों टॉपिक देखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी है क्या कि कोई अपराध, मानो कि अपराध हो गया तो अपराध की पहले जांच होगी, फिर उस पर FIR होगी। FIR से मामला जाएगा मुकदमे में, न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका अगर सजा तय कर दे तो फिर वो कारागार जेल में जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आपराधिक न्याय प्रणाली है। अब इसको देखेंगे, इसमें 3 अंग होते हैं: पुलिस, न्यायालय और कारागार। कारागार, पुलिस पहले अगर किसी को रखती है ना न्यायिक पालिका से पहले, तो उसे पुलिस कस्टडी में रखती है, ये वो डायरेक्ट कारागार जेल में डालती है। अब इससे इम्पोर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 22 अनुच्छेद 22, 22(1), 22(2), 22(3), ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, स्टैटिक के पढ़ लेना। क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण क्या होता है? जब राज्य किसी कानून को अपराध घोषित करता है तो उसे अपराधीकरण कहते हैं। उदाहरण चोरी, हत्या, साइबर फ्रॉड। तो कानून की नज़र में अपराध वही है जो राज्य ने घोषित कर रखा है। राज्य ने घोषित कर रखा है चोरी अपराध है तो है। राज्य ने घोषित कर रखा है साइबर फ्रॉड है, वो कानूनी अपराध है तो अपराध है। वरना समाज क्या अपराध घोषित करता है वो राज्य की नज़र में अपराध हो, जरूरी नहीं है। समाज ने कुछ और कर रखा है तो राज्य की नज़र में जरूरी नहीं है। और समाज, राज्य, न्यायपालिका जो वो उसी के आधार पर फैसला लेगी जो राज्य ने अपराध घोषित कर रखा है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि समाज में डर बना रहे, अपराध रुके और जनता की सुरक्षा हो। अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, एक है सब्सटेंसिव वर्सेस प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। क्या होता है सब्सटेंसिव? सारभूत कानून, कि कौन सा क्या काम अपराध है और कितनी सजाएं। अब जितने कृत्य हैं, अब वो देखने का काम है कि कौन सा इसमें से अपराध है, किससे राज्य को या आम लोगों को हानि हो रही है, तो वो अपराध घोषित करती है। ये एक सारभूत प्रक्रिया है। और कितनी, उसके लिए कितनी सजा दी है। सभी काम के लिए एक समान तो सजा हो नहीं सकती। और उसकी जो बाकी प्रक्रियात्मक कानून है उसमें अपराध की जांच और ट्रायल कैसे होगा, तो ये देखा जाता है कि भाई, और क्या अपराध सारभूत, कैसे जांच प्रक्रियात्मक। अपराधीकरण में पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और गिरफ्तार करना। इन सब के मामले पुलिस के पास डिस्क्रिशन होता है, विवेकाधिकार। FIR दर्ज करे या न करे, पहले जांच करे या सीधे FIR। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(3) कहती है अब पुलिस हर मामले में तुरंत FIR नहीं करेगी। अगर मामला छोटा मोटा है, 3 से 7 साल तक की सज़ा वाले मामले में पहले प्रारंभिक जांच करेगी पुलिस। समय सीमा, FIR से पहले 14 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। अब इसका उद्देश्य क्या है कि झूठे केस से बचाव, फालतू FIR रोकना है, क्योंकि FIR बहुत ज़्यादा डाली जाएगी तो फिर उसकी सबकी जांच करनी होगी, उसको न्यायपालिका के पास ले जाना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुद्दे बढ़ रहे हैं, लंबित मामले वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इमरान प्रतापगढ़ी केस में। उन्होंने क्या है कि कविता पोस्ट कर दी थी और उस पर FIR दर्ज कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी, FIR जरूरी नहीं है। अगर लगे कि जांच में कुछ ऐसा मिले तो उसके बाद FIR दर्ज करो, फिर न्यायपालिका के पास ले जाओ। और अब ये पूरी प्रारंभिक जांच 14 दिन में करनी होगी, उसके बाद FIR दर्ज करनी होगी प्लीज। और फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19 याद है, इंपॉर्टेंट, स्टैटिक पढ़ लेना। निष्कर्ष है धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच अनिवार्य है। E0 FIR क्या है? ये अब सरल समझ में क्या है कि साइबर अपराध में FIR ऑनलाइन की जा सकती है। पहले आप ऑनलाइन FIR नहीं किए जा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप ऑनलाइन साइबर मामलों में कर सकते हैं बिना पुलिस स्टेशन जाए। किस अपराध के लिए? 10 लाख से ज़्यादा की साइबर धोखाधड़ी हो तो शुरुआत, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली से की गई है। एक पिछले साल एक मुद्दा और रहा था जीरो FIR। जीरो FIR क्या था कि आप जिस क्षेत्र में आपके साथ अपराध हो
उस पुलिस थाने में ज़रूरी नहीं है, आप किसी और थाने क्षेत्र में भी जा सकते हो और वो बाद में और अगले को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये क्या है कि विशेषतः महिलाओं के लिए शुरुआत की गई कि महिलाओं के साथ कुछ अपराध हो गया और जो नज़दीकी उनको मिले या जहाँ वो सही हो वहाँ जा सकती है। वीरस्वामी निर्णय ये भी इम्पोर्टेंट है और ये करंट में रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इसकी वापस मूल्यांकन होना चाहिए। क्या है कि पहले 1988 में एक अधिनियम आया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उससे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो क्या किन पदों के दायित्व वगैरह है उन कौन शामिल है, तो इसमें जो जज है ना उनको भी लोक सेवक की परिभाषा के अधीन रखा था। उसके बाद 1991 में वीरस्वामी ने जजमेंट आया, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजीआई की अनुमति जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, रक्षा कार्यपालिका द्वारा झूठे प्रतिशोधात्मक मामलों से बचाव। मान लो कि अब कोई जजों ने कार्यपालिका के विरुद्ध कोई फैसला दिया तो उसके प्रतिशोध के रूप में उनके एफआईआर करवा दे तो ये न्यायपालिका कार्य में बाधा हो सकती है, तो उसके बचाव के लिए ये किया था। अब इसकी भी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि ये जुडिशियली शील्ड है, मतलब न्यायाधीशों को एक सुरक्षा कवच मिल रहा है और विशेष सुरक्षा जो आम नागरिकों से अलग है, जिससे क्या होता है कि जवाबदेही कमज़ोर होती है। अब वो तो फ्री हो गए ना न्यायाधीश कि हाँ पहले सीजीआई की अनुमति तो लेनी होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वीरस्वामी निर्णय का पुनर्विचार आवश्यक है, इससे न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार पर कार्यवाही कठिन होती है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ याद रखना, ये वीरस्वामी जजमेंट, फिर अधिनियम कौन सा था और अनुमति किसकी जरूरी है, पहले सीजीआई, उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता। थैंक यू।